जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी। जैसा कि पिछले हम लोग पढ़ चुके हैं कई सारे वीडियोस में, और तब तक पढ़ेंगे जब तक पॉलिटी पूरा खत्म नहीं हो जाता। और पॉलिटी हमें हम लोग सिर्फ संविधान नहीं पढ़ेंगे, पॉलिटी में हम लोग पूरी पॉलिटी पढ़ेंगे, संविधान से पहले भी और संविधान के बाद भी, यानी कि की पूरी राज व्यवस्था हम लोग इन वीडियो में पढ़ने वाले हैं। वीडियो हमारे बहुत छोटे छोटे होते हैं, यानी कि क्लास जो है वो छोटी छोटी होती है। जितना स्पीड में बोलना था उतना बोल चुके, अब आराम आराम से बोलेंगे, ठीक है। इतनी देर का तो इंट्रो होता है, हो गया। अब धीरे से स्टार्ट करते हैं। तो हमने तुमको बताया था कि पॉलिटी में तो हमको 3 चरणों में हमसे पढ़ने को पाओगे। पहले चरण में था संविधान, और संविधान मैंने तुमको बताया था अलग अलग चीज़ें बताएंगे कि क्या क्या संविधान में तुमको पढ़ने तुमको मिलेगा मुझसे। उसमें तुमको क्या मिलना था, पहले तो आया था कि संविधान आखिर होता क्या है, संविधान अगर किसी भी देश में संविधान आखिर होता क्यों है, और फिर उसका निर्माण कैसे कैसे होता है। अपने देश का पढ़ेंगे, सबका नहीं। तो अपने देश में संविधान का निर्माण कैसे कैसे होता है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। निर्माण के क्रम में हमने संविधान सभा पढ़ी, और संविधान सभा के बाद में हमने निर्माण के क्रम में ही बताया था कि संविधान के स्रोत भी पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? तो अभी संविधान निर्माण पूर्ण तरीके से हमने खत्म नहीं किया, हमने केवल संविधान सभा खत्म की है। संविधान सभा का निर्माण खत्म किया है, संविधान बनने का प्रोसेस खत्म नहीं किया। तो संविधान निर्माण में अभी हमको पढ़ना है संविधान के स्रोत। बच्चा लोग बताओ, पीछे से देख करके यहाँ तक दिख रहा है या ऊपर जा रहा है? इसके ऊपर कितनी जगह है? थोड़ी सी जगह है, 4 फीट की जगह है। अच्छा, तो संविधान के स्रोत पढ़ने वाले हैं। तो जैसा मैंने संविधान निर्माण वाली संविधान सभा वाली वीडियो में तुमको बताया था कि हमारा जो संविधान है वो सिर्फ हमारा नहीं है। सिर्फ हमारा का मतलब हमने अपनी विचारधारा से इसको नहीं बना लिया, सिंपल सी बात। और मैंने क्लास में बताया भी था कि विचारधारा भी सिर्फ हमारी नहीं होती, हमारी विचारधारा भी किसी न किसी से प्रभावित होती है, जरूर प्रभावित होती है, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन के आधार पर हमारी विचारधाराएं बनती हैं। तो हम अपनी विचारधारा को भी स्वतंत्र विचारधारा तो नहीं कह सकते कहीं से भी। जो हम सोचते हैं वो वास्तविकता में हम सोचते नहीं हैं, जो हमारे पास जानकारी है उस आधार पे हमारे अंदर से सोचवाया जा रहा है। वैसे ही संविधान निर्माण भी हम अपने आप खुल के कहते हैं कि भैया हमने सब कुछ अपने आप सोच करके नहीं लिखा, हमने दूसरे देशों से, उनके संविधानों से, उनके कानून व्यवस्थाओं से सीखा है। और ये कोई गलत बात तो नहीं है। अगर सामने वाला हम देख रहे हैं, रास्ते पे जा रहे हैं और रास्ते में कीचड़ भरा हुआ है और एक आदमी जाकर के उसमें गिर जाता है, तो सीखने वाली बात क्या है उसमें से कि अगर उस कीचड़ से हम भी निकलेंगे तो हम भी गिर जाएंगे। क्या हम तभी सीखें जब गिर जाएं? कि एक बार तो जाके देखते हैं, शायद हम ना गिरे। ऐसा करेंगे क्या? नहीं, फिर हम साइड से निकलेंगे क्योंकि सामने वाला गिर चुका है। दूसरों की गलतियों से सीखना एक बहुत ही अच्छी कला होती है और बुद्धिमत्ता का परिचय भी होता है। हमने वही दिया, अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। हमने बहुत सारे देशों के संविधान से सीखा, उनके अंदर क्या अच्छाइयां हैं वो हमने ले ली। सब कुछ अच्छा होता तो पूरा का पूरा संविधान ले लेते उनका। सब कुछ अच्छा नहीं लगा हमको तो हमने उनमें से केवल अच्छी अच्छी बातें ली, बुरी बातों को छोड़ दिया। जैसे कहावत है ना कि चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रात भुजंग। तो चंदन में सर्प का विष तो व्याप्त नहीं होता है, पर कभी सर्प को छू के देखो तो बहुत ठंडा होता है, उसकी तासीर ठंडी होती है। इसलिए जब चंदन को भी तुम स्पर्श करते हो तो चंदन भी तुम्हें कैसा लगता है? ठंडा लगता है। तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि चंदन ने सर्प का कुछ नहीं लिया पर विष नहीं लिया। उसके अंदर जो शीतलता है वो ले ली। इसीलिए तुम जब घिट करके चंदन अपने मत्थे पर लगाते हो तो तुमको भी तो शीतल लगता है। अब उसके पीछे वैसा नहीं है, कुछ लोग कह देंगे अगर सर्प ना लिपटे किसी चंदन में तो क्या चंदन ठंडा नहीं होगा? कहावत है ना। तो उस आधार पे केवल सुनो। तो हमने भी सिर्फ अच्छाइयाँ ली हैं लोगों से। क्या लिया है? अच्छाइयाँ। हमारे नेताओं ने, संविधान सभा के सदस्यों ने दूसरे देशों में जा करके लोगों से इंटरेक्ट करके कि तुम्हें कोई एक कानून लिया, पूछा कि इस बारे में तुम्हारी क्या राय है, क्या समस्याएं आ रही हैं इस देश में लोगों के साथ में, वो सब हमने वहाँ पे अध्ययन किया। और फिर उसके बाद में हमने ला करके अपनी संविधान सभा में उस बात के प्रस्ताव को रखा, और उसके बावजूद भी हमने उस पर चर्चा की विधिवत कि जो हम लाए हैं ढूंढ करके क्या ये अच्छा है। अगर अच्छा है तो सब लोग अपनी सहमति व्यक्त करें। फिर जब सब लोग सहमत हो जाते थे तब जाकर के हम उसको पास करते थे और फिर संविधान में रखते थे। ऐसे हमने रखा
और फिर भी हमको लगा कि यार कुछ गड़बड़ तो हो सकता है, इसलिए 3 बार हमने उसका वाचन भी कराया कि अगर कहीं मिस्टेक हो रही हो, किसी को कोई आपत्ति हो रही हो तो उसको बाद में भी सुधार कर ले। ठीक है। तो संविधान का निर्माण उस समय हो रहा था जब भारत में ब्रिटेन का शासन हुआ करता था। किसका शासन? ब्रिटेन। इसे ग्रेट ब्रिटेन कहते थे। महान साम्राज्य हुआ करता था, पूरी दुनिया पे लगभग शासन उसने किया था। और मैंने तुमको बताया था शासन ऐसे ही नहीं चलता, उसके लिए एक अच्छी कानून व्यवस्था होनी चाहिए। ब्रिटेन वालों के पास एक अच्छा कानून व्यवस्था थी, इसीलिए तो वो शासन कर पा रहे थे दुनिया भर के इतने देशों पे। बात समझ लो मेरी, शासन करने के लिए अच्छी कानून व्यवस्था होनी चाहिए, ये पहली प्राथमिकता है। बात समझ लो मेरी। तो ब्रिटेन के पास अच्छी शासन व्यवस्था थी, पर भारत में उन लोगों ने अच्छे शासन के लिए नए अच्छे कानून लागू नहीं किए थे, क्योंकि भारत में उन्हें अच्छे से शासन नहीं करना था, क्योंकि भारत से लूटना था, सिर्फ भारत को लूटना था। लेकिन भारत के लिए कुछ कानून उन्होंने बनाए थे जो वास्तविकता में अच्छे थे, जैसे कि भारत शासन अधिनियम 1935। कौन सा? तो पहला संविधान का स्रोत तुम लोग लिख लो, भारत शासन अधिनियम। कौन सा हो जाएगा? 1935 वाला, भारत शासन अधिनियम 1935 वाला। इससे पहले भी बहुत सारे आए, चार्टर एक्ट आए, वो भी अधिनियम है, रॉलेट एक्ट आए, शासन के अधिनियम आए, पर हम बात कर रहे हैं 1935 वाले की। एक ऐसा कानून जो 1935 में पारित हुआ, उसका नाम था भारत शासन अधिनियम 1935, डेट के साथ में। तो ध्यान रखना, भारत पर शासन करने के लिए ब्रिटेन से बनाया गया जो अधिनियम था, अधिनियम मतलब कानून, 1935 में जो आया था, उस कानून से हमने बहुत सारे प्रावधान उठा करके सीधे के सीधे अपने संविधान में रख लिए। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि संविधान में सबसे ज्यादा चीजें हमने कहां से ली हैं, तो यहीं से ली हैं। कहां से ली हैं? किसी भी देश से उतना नहीं लिया जितना अकेले हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। लगभग 200 से भी ज्यादा प्रावधान हमने सीधे सीधे कहां से लिए हैं? प्रावधान समझते हो? तो 200 से भी ज्यादा प्रावधान हमने सीधे के सीधे भारत शासन अधिनियम 1935 वाले से लिए हैं। क्यों लिए हैं? क्योंकि वास्तविकता में ये अच्छे थे, इसीलिए तो हमने लिए, और हमने उसको अपने संविधान में भी रखा, क्योंकि इसी आधार पे हम चाहते थे हमारे यहाँ आगे भी कानून व्यवस्था चले। कुछ अच्छे थे और कुछ की हमारे यहाँ लोगों को आदत लग गई थी। आदत भी बड़ी चीज होती है, छूटती नहीं है। एक बार लग जाए, है नशा, नशे के जैसे होता है कि एक बार लग जाए और फिर उसके बाद में छोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे अपने यहाँ देखो, सड़क पे निकलते हो तो ट्रैफिक के कुछ नियम हैं। अब ट्रैफिक के नियम में क्या है कि हमको अपनी गाड़ी बाईं ओर चलानी होती है। हम लोग कहाँ चलते हैं? बाईं ओर। बाहर के यूरोपियन कंट्रीज में गाड़ी दाईं ओर चलानी होती है। कर्नाटक में नहीं, अपने इंडिया में पूरे में ही चलता है, बाईं ओर ही गाड़ी चलती है। नहीं बालक, पूरे इंडिया मतलब पूरा इंडिया, ठीक है? तो पूरे इंडिया में बाईं ओर ही गाड़ी चलती है। इसलिए तुमने देखा होगा अपने यहाँ जो 4 व्हीलर की गाड़ियाँ होती हैं, उनमें स्टीयरिंग व्हील जो होता है वो दाहिनी ओर होता है, मतलब ड्राइवर की सीट दाहिनी ओर होती है, जो सड़क के बीच में रह जाए इसकी वजह से ड्राइवर, इसलिए। लेकिन जो तुम वेस्टर्न कंट्रीज में देखोगे, वहाँ पे जो ड्राइवर का एंड होता है वो बाईं ओर होता है, क्योंकि उनकी गाड़ी दाहिनी ओर चलती है, वहाँ पे ट्रैफिक के नियम उधर हैं। अब हम लोगों को आदत पड़ गई थी, हमको पता था कि लाल बत्ती जलेगी तो रुकना है, आदत पड़ गई। पीली बत्ती जलेगी तो हमको तैयार हो जाना कि गाड़ी स्टार्ट करो, आगे बढ़ना है, और हरी बत्ती जलेगी तो चल देना है। इन सब चीज़ों की हमको लग चुकी है आदत। अगर हम ये कानून बदल करके अपने आधार पे रख देते कि अब तो हम कानून व्यवस्था के आधार पे बदलेंगे, हरी बत्ती तो रखेंगे ही नहीं, हम रखेंगे भगवा बत्ती। समझो बात को मेरी। अगर इस आधार पे हम बदल दें, या हरी बत्ती को हम कुछ और मान लें कि हरी से खतरा है, ठीक है, तो उसको रुकने वाली बना दे, लोगों में कंफ्यूजन होगा नहीं होगा? जब रुकना था तब चल देंगे, और जब चलना था तब रुक जाएंगे, तो कहेंगे भगवा, लाल वाली जो है वो अच्छी बत्ती, इस पे रुकना नहीं है, इस पे चलना है, हरी वाली खतरनाक है, हरी वाली पे तुमको रुकना पड़ेगा। समस्याएं आएंगी नहीं आएंगी? अगर एकदम से लेफ्ट में अभी हमारी गाड़ियां चलती है, अगर इसको राइट में शिफ्ट कर दिया जाए तो लोगों को आदत पड़ चुकी है, समस्याएं आएंगी या नहीं आएंगी?
बहुत सारी आएंगी। इसलिए जो चीज़ों की आदत पड़ चुकी थी वो सारे प्रावधान हमने वैसे के वैसे ले लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो आदत के हिसाब से चलती है। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे क्या क्या हमने लिया है भारत शासन अधिनियम से। इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, 200 के 200 तो नहीं पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहली बात अगर हम करें तो हम कहेंगे संघीय व्यवस्था। क्या कहेंगे? संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम जिसे कहते हैं। दो प्रकार के सिस्टम होते हैं, संघ दो प्रकार के होते हैं। तो कहते हैं भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ है। संघ मतलब बहुत सारे राज्यों का संगठन है, सारे राज्य मिल करके एक भारत बनाते हैं। ठीक है, लेकिन संघ, इंग्लिश में इसी संघ को दो शब्दों से लिखते हैं, एक होता है यूनियन और एक होता है फेडरल। तो अपना यूनियन नहीं है, अपना क्या है? अपना फेडरल है। यूनियन में क्या होता है? यूनियन मतलब होता है जिसमें सबके पास बराबर पावर है, वो यूनियन है। जैसे अमेरिका 50 राज्य हैं और 50 राज्यों के पास में बराबर पावर है, उनकी अपनी अलग न्यायपालिका है। हमारे यहाँ अलग नहीं है, हर राज्य को अलग अलग न्यायपालिका दी गई है, लेकिन वो सब किसके अधीन है? उस एक बड़ी वाली न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट के अधीन ही है, अलग से तो नहीं है। समझे बात? नहीं समझे? तो हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था जो है वो फेडरल वाली सिस्टम है, यूनियन वाली नहीं है। अमेरिका में कोई भी राज्य चाहे तो वो अलग हो सकता है, पर भारत में ऐसा नहीं हो सकता। एक बार आ गए तो आ गए, यहाँ आने वाले के पैरों के निशान तो मिलते हैं और जाने वालों के नहीं। समझे नहीं समझे? आ तो गए लेकिन अब वापस जा नहीं सकते हो। कल को ममता बनर्जी कहे कि नहीं, पश्चिम बंगाल को अब हम अलग देश बनाएंगे, क्या बना सकते हैं? जी नहीं, क्योंकि हमारा फेडरल सिस्टम है। हम लोग आपसी समझौते से नहीं आए हैं, उस समय समझौता था, अब हम लोग समझौते पे नहीं है। अब जो भारत का हिस्सा है, का अभिन्न हिस्सा है, वो बदल नहीं सकता। तो ये संघीय व्यवस्था हमने कहाँ से ली? अरे ब्रिटेन से नहीं ली बालक, ये व्यवस्था हमारे यहाँ पहले से लागू थी। 1935 में अंग्रेजों ने कानून निकाला था। ठीक है, ब्रिटेन का अलग पढ़ेंगे, पहले हमको पढ़ना है भारत शासन अधिनियम 1935 वाला। ब्रिटेन से भी बहुत सारी चीजें हमने ली हैं, पर ध्यान रखना कि ये संघीय व्यवस्था हमने कहाँ से लिया है? भारत शासन अधिनियम 1935, मतलब उसमें भी पहले ये बात कही जा चुकी थी। ठीक है, एक तो तुमने चीज पढ़ी होगी यूपीएससी। यूपीएससी जानते हो? संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, सेवा आयोग, यूपीएससी से कहते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये भी हमने कहाँ से लिया है? ये भी हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया है। कहाँ से लिया है? आज भी हमारे यहाँ कंटिन्यू होता है ऐसे ही। देश के जो सबसे बड़े बड़े अधिकारी होते हैं वो किसके थ्रू आते हैं? किसी आयोग के थ्रू आते हैं। और यूपीएससी एक ऐसा आयोग है जो कैसा है? संवैधानिक आयोग है। हमारे संविधान में भी उसका वर्णन किया गया। मैंने तुमको बताया था, शॉर्ट में थोड़ा सा बताया था कि दो प्रकार के आयोग संस्थाएं होंगी हमारे यहाँ, एक संवैधानिक और एक संविधानेतर। मैंने वहीं पे तुमको बताया था कि यूपीएससी कैसा है? संवैधानिक आयोग है। कैसा आयोग है? संविधान के अंदर उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तीसरी बात हमने ली है शक्तियों के वितरण की सूचियां। क्या लिया है? शक्तियों के वितरण की सूचियां। अब शक्तियां जो हैं हमारे यहाँ, उसको हमने विभाजित कर रखा है, डिफाइन कर रखा है कि कौन सी शक्ति किसके पास होगी, कौन सी पावर किसके पास होगी। ये हमने पहले से ही डिफाइन कर रखा है। बात समझे मेरी? शक्तियों के वितरण की सूचियां भी हमने भारत शासन अधिनियम से ही ली है कि कौन कौन सी शक्तियां किसके किसके पास होंगी, ये पहले से इसमें डिफाइन किया गया था, तो हमने इसको वैसे के वैसे ले रखा है। कौन बताएगा तुम में से कि शक्तियों के वितरण की कितनी सूचियां? शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां। कितनी सूचियां? 3 सूचियां। शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां कौन कौन सी? एक है संघ सूची। कौन सी सूची? एक है राज्य सूची। कौन सी सूची? और एक है समवर्ती सूची। कौन सी सूची? समवर्ती सूची। संघ सूची वो वाली है जो केंद्र के पास होती है। सूची मतलब जानते हो? लिस्ट। सूची जानते हो? एक ऐसी लिस्ट जिसमें शक्तियों का वर्णन किया गया है, पावर लिखी है कि केंद्र सरकार के पास कौन कौन सी पावर होगी, उसकी लिस्ट पूरी कौन सी कहलाएगी? संघ सूची कहलाएगी। और राज्य सरकार के पास कौन कौन सी पावर होंगी, कौन कौन सी शक्तियां होंगी, वो लिस्ट राज्य सूची कहलाएगी। फिर समवर्ती सूची क्या है?
एक केंद्र की हो गई, एक राज्य की हो गई, तो समवर्ती सूची क्या है? पटाखे को दगा रहा है, आज ही दिवाली हो गई क्या? हाँ, छोटी दिवाली है। आप सभी को दिवाली की, मतलब छोटी दिवाली की हार्दिक बधाइयाँ। अगर कल क्लास नहीं होती है तो कल के लिए बड़ी दिवाली की हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ। उसके बाद में क्या आएगा फिर? धनतेरस हो गया, कल धनतेरस हो गया, उसके लिए तुमको बिलेटेड हार्दिक बधाइयाँ। और फिर भैया दूज आने वाले, हाँ? आने वाले 2 दिन बाद गोवर्धन पूजा की अनंत शुभकामनाएं। फिर भैया दूज, भैया दूज की अनंत अनंत शुभकामनाएं तब मिलेंगी जब अब तुम लोग मिठाई ला के हमको खिलाओगे, ठीक है? सबको भैया दूज की भी हार्दिक शुभकामनाएं मेरी सभी बहनों को, ठीक है? राज्य सूची समझ में आया? राज्य के पास जितनी शक्तियां हैं उनकी पूरी सूची बना दी गई अलग से कि राज्यों के पास ये पावर होंगी और केंद्र के पास ये पावर होंगी। बात समझ में आने? जैसे नेशनल हाईवे बनाना है, नेशनल हाईवे कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी, राज्य सरकार नहीं बनाएगी। राज्य सरकार के पास छोटी गलियां हैं, छोटे मोटे रोड है, सड़कें, राज्य स्तर के हाईवे और जो लिंक रोड बनती हैं, सब किसके अंतर्गत आएंगी? ये सब राज्य के अंतर्गत आएंगी। किसके अंतर्गत आएंगी? राज्य सरकारों के अंतर्गत। और जो नेशनल हाईवे बनेंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे? वो केंद्र सरकारों के अंतर्गत आएंगे, है ना? और केंद्र सरकार में सड़क बनाने का काम किसका है? परिवहन मंत्रालय में नितिन गडकरी जी हैं, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय। तो जितने नेशनल हाईवे बनते हैं वो आदमी बहुत बेहतरीन तरीके से बनाता है। एक आदमी है जो मुझे बहुत पसंद है ना? पार्टी के हिसाब से मत ले लेना कि सर तो बीजेपी वाले हो गए। नितिन गडकरी जी जो बीजेपी में भी हैं, और मुझे वो आदमी बहुत पसंद है। वो आदमी पूरी ईमानदारी के साथ, मुझे लगता है ऐसा कि वो आदमी पूरी ईमानदारी के साथ काम करता है। पर फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि देखो सड़कें उखड़ी जा रही हैं, ये सड़क खराब हो गई, वो सड़क खराब हो गई। तो इसमें मुझे लगता है नितिन गडकरी जी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनके पास नेशनल हाईवे बनाने की अथॉरिटी है। और नेशनल हाईवे जितनी स्पीड से वो आदमी बना रहा है, शायद वो दुनिया में सबसे स्पीड से बना, दुनिया में नहीं कह सकते पर भारत में अभी तक का रिकॉर्ड है वो, कि सबसे स्पीड में अगर कोई बना रहा है तो उन्हीं का नाम है, ठीक है? तो वो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। तुम्हारे घर के आसपास गली मोहल्ले की क्षेत्र की सड़कें टूट रही हैं, उस पर राज्य सरकारें विफल हैं, ठीक है? तो राज्य सरकार की गलती है, उस नितिन गडकरी की गलती नहीं है। उसके पास नेशनल हाईवे है और वो बेहतरीन बनाता है, ठीक है? काम तेजी से कर रहे हैं फिलहाल, मुझे अच्छे लगते हैं। तुम लोगों की अपनी पसंद हो सकती है, इन्फ्लुएंस मत होना मेरे कहने से, ठीक? अपना विश्लेषण करना। समवर्ती सूची की बात करते हैं। समवर्ती सूची क्या है? समवर्ती सूची एक ऐसी सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों की ही शक्तियां लिखी गई हैं। कि कुछ होता है कि ये पावर तुम्हारे पास, ये पावर तुम्हारे पास, ये वाली पावर पे दोनों लोग साथ साथ काम करेंगे। तुम भी इसमें काम कर लेना, हम भी काम करेंगे, दोनों के पास। जैसे शिक्षा रखा गया समवर्ती सूची में कि राज्य सरकारें भी काम करेंगी और केंद्र सरकारें भी काम करेंगी। केंद्र सरकारों ने क्या किया? केंद्रीय विद्यालय खुलवाए, सबको पता है केवी, केंद्रीय विद्यालय खुलवाए केंद्र सरकारों के द्वारा, और प्राइमरी विद्यालय खुलवाए राज्य सरकारों के द्वारा। दोनों लोग ही काम करते हैं। समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा, चिकित्सा, पुलिस वाला अलग चीज है, वो सेना और ये सिविल पुलिस अलग अलग है, ठीक है? सेना इसमें संघ सूची में और पुलिस वाला इसमें सिविल पुलिस। हम बात कर रहे थे चिकित्सा की। चिकित्सा समवर्ती सूची का विषय है, दोनों के पास पावर होती है। तुम्हारे आसपास जो ये CHC होते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ये राज्य सरकारों के अधीन है, लेकिन एम्स की बात करें तो वो केंद्र सरकार के अधीन है। तो ऐसे अलग अलग होते हैं कि केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें जिन विषयों पर मिलकर के कानून बनाती हैं, वो सूचियां क्या कहलाएंगी? समवर्ती सूची के विषय कहलाएंगे। जैसे अभी बात करें संघ सूची में तो लगभग 100 सब्जेक्ट हैं, 100 कानून हैं, ठीक है? राज्य सूची की बात करें तो 61 कानून है, ये 61 लिस्ट है कि 61 पावर इनके पास होंगे, इनके पास होंगे, राज्यों के पास में, राज्य सरकारों के पास में। समवर्ती सूची के पास आई थिंक 57 है इसमें वर्तमान में, ठीक है? बात समझे मेरी? तो अभी ये इतनी पावर है, आगे पीछे हो सकता है एक आधी इधर उधर होती रहती है, बदलती रहती है, उनका नहीं बता रहे हैं, लगभग इतनी है। बात समझे मेरी? तो केंद्र सूची यानी जिसे संघ सूची कहते हैं, राज्य सूची और समवर्ती सूची में समझ में आया अंतर क्या है? ये अलग अलग पावर सबकी अलग अलग डिफाइन की जाएंगी। ये भी हमने कहाँ से लिया? ये भी हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया। तो क्वेश्चन सीधे सीधे आएगा, शक्तियों के विभाजन की सूचियां हमने कहाँ से ली? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से ली। तुम लोग बोल काहे नहीं रहे हो? सदमे में चले गए क्या? हैं? थोड़ी सी तारीफ कर दी तो तुम लोग तो सदमे में चले गए कि सर ने पार्टी ले ली, सर ने। अरे साथ ये तुम स्वतंत्र हो, ठीक है? वो मेरा मत है, और मत सबका अपना अपना स्वतंत्र होना चाहिए, कि तुमको लगे जो तुम उस पर वो करो, है ना?
किसी से प्रभावित नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई? संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची, तीनों ही सूचियां समझ में आई? बोलो आराम से। अब होता है न्यायपालिका। अगर तुमसे पूछा जाए कि हमने न्यायपालिका कहाँ से ली, तो क्या बताओगे? क्या बताओगे? भारत शासन अधिनियम 1935 से ही ली। तो न्यायपालिका भी हमने कहाँ से ली? न्यायपालिका। और हमारी न्यायपालिका कैसी है? एकल न्यायपालिका है। द्विसदनीय? क्या पढ़ रहे हो तुम? क्या बता रहे हो? सदन अलग चीज होता है ना? संसद पढ़ोगे तब बताएंगे वहां पे। ठीक है, हमारे यहाँ पर एकल न्यायपालिका है, मतलब एक ही सिंगल न्यायपालिका होगी, अलग अलग न्यायपालिकाएं नहीं होंगी। न्यायपालिका समझते हो? कोर्ट, जुडिशियल सिस्टम से बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पे न्यायपालिका सिंगल होगी। बीच में खोल दिया, उसमें लाइट आ रही होगी ना, इसको सही करो फिर थोड़ा सा। तो न्यायपालिका जो है हमारे यहाँ बीच वाला, इधर वाला। अबे तुम बिल्कुल मूर्ख हो। हाँ बस 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 ठीक है। तो हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है वो कैसी होगी? सिंगल न्यायपालिका होगी, इसमें अलग अलग न्यायपालिकाएं नहीं है। मतलब जो एक ही है सबसे पावरफुल वही है, बाकी जो है उसी की ब्रांच है छोटी छोटी, अलग अलग नहीं। जैसे मैंने अभी अमेरिका का एग्जाम्पल बताया था, तो अमेरिका में न्यायपालिका सभी अलग अलग हैं। राज्यों की अपनी अलग है, केंद्र की अपनी अलग है, राज्य अपनी अलग मानती है, केंद्र अपनी अलग मानते हैं, ऐसा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी न्यायपालिका कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट। कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट। मैंने बताया, ऐसे समझ जाओगे सुप्रीम कोर्ट पूरा लिखे हैं। सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, एक ही बात है। सबसे बड़ी कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट। तो पूरे देश में सिर्फ एक ही कोर्ट होगी, जिसका नाम क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट। पर इसमें सारे मुकदमे नहीं चलाए जा सकते, क्योंकि देश बहुत बड़ा है, दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी हमारे पास है, तो सबसे ज्यादा मुकदमे भी हमारे पास होंगे, है ना? इसलिए हमने हर राज्य में उसका सबसे बड़ा बड़ा कोर्ट बना दिया। हर राज्य में भी एक सबसे बड़ा कोर्ट होगा, लेकिन वो काम भी किसके अधीन करेगा? इसी सुप्रीम कोर्ट के अधीन करेगा। तो हर राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। क्या होगा? हाई कोर्ट होगा। तो पूरे देश में सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा? सर्वोच्च न्यायालय। हर राज्य में सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा हो जाएगा? हाई कोर्ट। बात समझ में नहीं आई? इसे उच्च न्यायालय बोलते हैं। इसके अंतर्गत दो प्रकार के आते हैं कोर्ट। इसके अंतर्गत दो प्रकार के आते हैं। इसके अंतर्गत दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं, एक नाम सुना है? इसके अंतर्गत तुमको और डिटेल में थोड़ा बताते हैं, कहाँ है तुमको एक ही बार से पढ़ना है। इसके अंतर्गत आता है अधीनस्थ न्यायालय, सबऑर्डिनेट कोर्ट से कहते हैं, अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय जानते हो? बालक देख के बताओ, नीचे तो नहीं निकल रहा है। अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय जानते हो? नहीं। सबऑर्डिनेट कोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो। हाँ, अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय हर जिला स्तर पे होते हैं। देश स्तर पे एक, ये पूरे देश में एक होगा, ये हर राज्य में एक होगा, और ये हर जिले में दो होंगे। हर जिले में कितने होंगे? दो। कौन कौन से? एक होगा जिला न्यायालय। कौन सा होगा? जिला न्यायालय। और एक होगा सत्र न्यायालय। क्या नाम होगा? सत्र न्यायालय। बता देना बालक, अगर बाहर निकल रहा हो ये समझ जाओगे, ये न्यायालय लिखा है। ठीक, जिला न्यायालय और सत्र न्यायालय, दो प्रकार के कोर्ट हमारे यहाँ हर जिले में पाए जाते हैं। क्योंकि सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, दोनों में अंतर सिर्फ इतना होता है कि इसमें जो न्यायाधीश बैठता है उसे हम कहते हैं जज। क्या कहते हैं? जज। ठीक, और इसमें बैठता है मजिस्ट्रेट। क्या बैठता है? इसमें कौन बैठता है? डीएम नहीं, डीएम के पास दोनों पावर होते हैं। हाँ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है डीएम, उसके पास दो प्रकार की शक्तियां होती हैं, एक प्रशासनिक शक्ति और एक होती है न्यायिक शक्ति। बेटा गिरा दिया तुमने, पर उठाओगी नहीं, क्योंकि उठाओगे तो हिल जाएगा। उठा के दे दो उसको, अगर हिला तो तुमको पटक देंगे। समझो, जो डीएम होता है उसके पास दो प्रकार की शक्तियां होती हैं। ठीक है, जिले के अंदर एक सबसे बड़ा पद होता है, इसका नाम है डीएम, और उसके पास दो प्रकार की शक्तियां होती हैं। एक होती है प्रशासनिक शक्तियां और एक होती है न्यायिक शक्तियां। प्रशासनिक शक्तियां मतलब प्रशासन चलाने का सारा काम,
उसके अंतर्गत अंडर में आता है। और एक होता है न्यायिक शक्तियाँ, मतलब न्याय देने का पावर उसी के पास होता है। सरकार के पास नहीं होता, सरकार के पास केवल प्रशासनिक शक्तियाँ होती हैं। न्यायिक शक्तियाँ हमारे कोर्ट के पास हैं, लेकिन जिले के अंदर जो डीएम है उसके पास दोनों ही हैं। वो प्रशासनिक शक्तियाँ भी उसी के पास हैं और न्यायिक शक्तियाँ भी उसी के पास हैं। तो वो चाहे तो छोटे मोटे केस में वो निर्णय भी सुना सकता है। छोटे मोटे केस इन द सेंस कि जैसे क्या कह सकते हैं, लड़ाई दंगे के नहीं, छोटे मोटे मुकदमे कह सकते हैं, है ना। हाँ, फालतू की लड़ाइयाँ है ना, तुरंत निर्णय सुना सकता है। तो तुरंत निर्णय सुनाने की पावर उसके पास होती है। तो हम उसकी बात नहीं करें। मजिस्ट्रेट होता है, मजिस्ट्रेट में गाड़ियाँ देखी होंगी सड़क पे जाते हुए, उसकी गाड़ी के पीछे लिखा होता है मजिस्ट्रेट, तो वो भी एक प्रकार का जज ही है। वो इस वाले न्यायालय सत्र न्यायालय का जज है। वो क्या है? सत्र न्यायालय का जज। दोनों में अंतर यह है कि यहाँ पे सिविल केस देखे जाते हैं, जिला न्यायालय में सिविल केस देखे जाते हैं। कौन से केस? ऐसे केस जिनकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है, ऐसे केस जिनकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है। संपत्ति से संबंधित मामले, चोरी से संबंधित मामले, ये सब किस में आएंगे? जिला न्यायालय में जाएंगे, क्योंकि संपत्ति का मामला कुछ भी है उस पर फैसला सुनाया जाएगा और अंत में उसकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है। क्षतिपूर्ति मतलब जो नुकसान हुआ है वो उसकी भरपाई की जा सकती है। भाई मान लिया किसी की मेड़ काट ली थी किसी ने थोड़ी सी, ऐसे तो होता है। तो जब निर्णय सुनाया जाएगा तो मेड़ सीधी कर दी जाएगी, क्षतिपूर्ति हो गई नहीं हो गई, बात समझ में नहीं। अब आते हैं सत्र न्यायालय की तरफ। सत्र न्यायालय में वो मुकदमे सुनाए जाते हैं जिनकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती। जैसे तुमने किसी को एक चाटा जड़ दिया, अब कराओ इसकी क्षतिपूर्ति। कोर्ट में ले जाओगे, डिसीजन सुनाया जाएगा, तुमको अपराधी घोषित कर दिया जाएगा, पर जिसके चाटा पड़ गया उसकी क्षतिपूर्ति क्या होगी? ज्यादा से ज्यादा मजिस्ट्रेट, इसमें मजिस्ट्रेट होगा तो मजिस्ट्रेट कहेगा तुम भी एक चाटा जड़ लो, क्या इससे क्षतिपूर्ति हो जाएगी? नहीं। क्या उसको जो तुमको दर्द हुआ था उसकी क्षतिपूर्ति हो गई? क्या वो दर्द कम हो गया? वो तो गया, है ना, वो तो हो गया। दांत टूटने तो टूट चुके तुम्हारे, समझे मेरी बात? तो क्या बोलते हैं, जिला न्यायालय सत्र न्यायालय बाद की बात है। पहले ये बता दें कि बीच में वीडियो बंद हो गया था और टेक्निकल ग्लिच थी। क्या थी? टेक्निकल इशू बोल सकते हैं, ग्लिच बोल सकते हैं, या समस्या बोल सकते हैं कि कैमरा बंद हो गया था ऑटोमेटिक। ठीक है, तो हमने समझा दिया था कि जिला न्यायालय सत्र न्यायालय दो प्रकार के न्यायालय होते हैं, हर जिला में होते हैं। एक होता है जिसमें लात मार दो हाथ मुंह टूट जाए, वो इधर जाएंगे। एक होता है लात मारने का सोचा नहीं था, चोरी कर लिया, उसका चप्पल चोरी कर ली उसकी, लात मारने से पहले, तो जिला न्यायालय में जाएंगे। बात समझ में नहीं आई? तो इतना खत्म हो जाएगा यहाँ से। एक चीज और बचती, तीनों चीजें चारों चीजें याद रहेंगी। हमने क्या क्या लिया, क्या क्या लिया हमने? भारत शासन अधिनियम 1935 से संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था मतलब भारत राज्यों का एक संघ होगा। कैसा होगा? यूनियन होगा या फेडरल होगा? तो फेडरल होगा। यहाँ पे आपसी समझौते से राज्य नहीं है, राज्य आ गए हैं, अब वो भारत का अभिन्न हिस्सा है, अपनी मर्जी से कभी जा नहीं सकते। अब यूपीएससी भी हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया है। शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां हैं, केंद्र सूची यानी जिसे संघ सूची कहते हैं, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तीनों सूचियां हमने यहीं से ली हैं। फिर चौथी बात आती है न्यायालय या न्यायपालिका जिसे कहते हैं। ये भी हमने कहाँ से लिया है? ये भी हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया है। और भारत में एकल न्यायपालिका है। कैसी है? एकल न्यायपालिका, मतलब सिंगल जुडिशरी सिस्टम है। ठीक है, अब बचती है एक चीज, जिसे कहते हैं आपातकालीन शक्तियां। क्या कहते हैं? आपातकालीन। ये मिटा दिया भारत शासन अधिनियम 1935, भूलोगे तो नहीं ना? उसी की बात हो रही है ना, 1935 वाले की। 200 से ज्यादा प्रावधान हैं, पर हमको सारे तो नहीं पढ़ाएंगे, बस आपातकाल पढ़ा दें। तो तुमसे अगर पूछा जाए, अगर बाई चांस पूछ दिया जाए, हालांकि नहीं पूछेगा, पर फिर भी अगर किसी का एग्जामिनर का मन हो जाए कि बताओ भैया आपातकाल कहाँ से लिया गया है, हमारे संविधान में आपातकाल की व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो बताओ कहाँ से लिया गया है आपातकाल? ये भी भारत शासन अधिनियम 1935 साथ में बोलोगे, क्योंकि उससे पहले भी भारत पर शासन करने के लिए अलग अलग कानून बन चुके हैं, अधिनियम बन चुके हैं।
हम बात 1935 वाले की कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, डेट भी साथ में बोलना है। आपातकाल हमने कहाँ से लिया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। कहाँ से लिया है? 1935 से लिया है। ठीक है। आपातकाल भारत में 3 प्रकार के लगते हैं। कितने प्रकार के लगते हैं? 3 प्रकार के लगते हैं। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल। कैसा होता है? देखो फिर से तो नहीं बंद हुआ, चल रहा है। एक होता है राज्य आपातकाल। कैसा होता है? राज्य आपातकाल। और एक होता है वित्तीय आपातकाल। कैसा होता है? वित्तीय आपातकाल। 3 प्रकार के आपातकाल भारत में हैं। कैसे हैं? 3 प्रकार के। हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का वर्णन किया गया है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल। ये भारत में संविधान में अनुच्छेद 352 में लिखा गया है। कहाँ पे लिखा गया है? अनुच्छेद 352 में। राज्य आपातकाल की बात करें तो 356 में। कहाँ पे लिखा गया है? 356 में। और वित्तीय आपातकाल की बात करें तो 360 में। कहाँ पे लिखा गया है? 360 में। क्रम से याद रहेंगे, 352, 356, 360। 4 का अंतर है केवल। कितने का अंतर? 4 का अंतर है। पर इस सब में जमीन आसमान का अंतर है। अनुच्छेद 4 का अंतर है, पर अंतर जमीन आसमान का है। राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में लगता है। कहाँ पे लगता है? पूरे देश में लगता है। राज्य आपातकाल सिर्फ किसी एक राज्य में लगता है। और वित्तीय आपातकाल तब लगता है जब भारत देश की, पूरे देश की वित्तीय साख खतरे में आ जाए। क्या आ जाए? वित्तीय साख, वित्तीय संकट आ जाए ना। क्या बोल सकते हैं? वित्तीय संकट समझते हो? पैसे वाला है ना। बोलो, तुम भारत पर्दा सही करो तब तक। जब वित्तीय साख खतरे में आ जाए। क्या हो जाए? जब भारत की वित्तीय साख खतरे में हो, खतरे में हो, तब क्या लगता है? वित्तीय आपातकाल लगता है। अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा, क्योंकि भारत की वित्तीय साख कभी खतरे में आई ही नहीं। हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको मैनेज करके रखा है। दुनिया भर में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए और उसके बाद में कई बार ऐसा है क्राइसिस आई है, वित्तीय आपातकाल की स्थितियाँ आई हैं। पूरे के पूरे अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश गड्ढे में चले गए, लेकिन भारत ने अपने आप को मेंटेन करके रखा है। कोरोना आया, सब लड़खड़ाए, भारत अपनी स्पीड से, हालांकि थोड़ा सा कम हुआ लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा था। तो भारत की ग्रोइंग रेट हमेशा बराबर मेंटेन रही। हम